हेलो, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी मातृभाषा होने के साथ साथ वैज्ञानिक भाषा भी है, जिसे तर्क से समझाया जाता है। हिंदी व्याकरण में उनके नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो ये जो अनुस्वार है, अनुनासिक है, ये हिंदी व्याकरण का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। आज हम लोग यही देखेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक यानी बिंदी और चंद्र बिंदी में क्या अंतर है और इसे कहाँ कब लगाया जाता है। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं परीक्षा में कि कहाँ हम बिंदी को लगाएं और कहाँ चंद्र बिंदी को। चलिए हम लोग इस पर चर्चा करें। अनुस्वार और अनुनासिक जो है यह हम 3 भागों में बांटा गया है। तो ये 3 भाग जो हैं कौन कौन से हैं? ये हैं पंचमा अक्षर पहला, दूसरा जो है यह अनुस्वार है और तीसरा है जो अनुनासिक है। अब हम लोग पहले ये जानेंगे कि ये पंचमाक्षर क्या है। तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं स्वर और व्यंजन। व्यंजन में क ख ग घ अंग, फिर च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, फिर प प ब भ म। ये कितने हो गए? 5 है। और इन पांचों वर्ग को हर अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे क ख ग घ को हम लोग क वर्ग से जानते हैं, क वर्ग। च को च छ ज झ य, तो इसको च वर्ग। फिर ट वर्ग और फिर प वर्ग। ठीक है, तो ये 5 वर्ग होते हैं जिनको हम लोग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के नाम से जानते हैं। तो अब ये जो क वर्ग है तो इसमें कितने वर्णीय अक्षर है? 5 है। तो हर वर्ग का जो 5वां वर्ण है वही पंचमाक्षर कहलाता है। क्लियर? तो ये क, जैसे क ख ग घ ङ ये अंग, य, अड़, न और म, ये हमारा क्या है? पंचमाक्षर है। क्लियर? तो अब हम लोग इसका प्रयोग कैसे करते हैं जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कैसे करते हैं? जैसे हम लोग उदाहरण में ये गंगा लिए हैं, ठीक है। तो पहले की जो किताबें हैं उन किताबों में गंगा का जो स्पेलिंग ये जो लिखे हुए हैं वो इस तरह से लिखे हुए हैं, लेकिन अभी जो लिखा जाता है वह गंगा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे कैसे लिखा गया? तो उसकी परिभाषा जो है, शब्द का अंतिम अक्षर, वर्णों की मेल से क्या बनता है? शब्द। तो शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का हो, जिस वर्ग यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, जिस वर्ग का हो उसके पहले उसी वर्ग का
जो भी वर्ण हो उसका 5वां अक्षर को हम लोग बिंदी के रूप में लिखते हैं। क्लियर? 5वां अक्षर उस वर्ग का जो भी वर्ण हो उसके 5वां अक्षर जो होता है, पंचाक्षर जिसे कहा जाता है, उसे ही हम लोग बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है? तो ये 5वां वर्ग जो है पंचाक्षर है, और ये ध्यान या ये ट्रिक है कि जो पंचाक्षर लिखा जाता है वो अनुस्वार के रूप में जब हम लोग लिखते हैं तो वहाँ वो आधा होता है, पूरा नहीं होता है। आधा पंचाक्षर आधा होता है, और जब भी हम लोग आधा लिखते हैं तो नीचे हलंत डालते हैं। हलंत यानी वो आधा है। तो गंगा हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं तो अंगा का प्रोनाउंस होता है। तो यहाँ पहला ये ग जो वर्ण है ये किस वर्ग का है? क वर्ग का। इसका पंचाक्षर क्या है? अंग। अंग का हम लोग यहाँ अनुस्वार डालेंगे या बिंदु लगाएंगे, और फिर दूसरा जो है वर्ण वह भी है ग। तो यहाँ दूसरा या अंतिम जो भी वर्ण होगा जिस वर्ग का, उसके पहले वाले वर्ण पर हम लोग अनुस्वार, जिसे बिंदी भी कहते हैं, लगाया जाता है। अब एक ट्रिक और यहाँ देखना है कि जो बिंदी हम लोग लगाते हैं वो बिंदी कहाँ लगाया जाता है। परीक्षा में बच्चे क्या करते हैं कि कहीं भी बिंदी लगा देते हैं, जिससे उनका वो शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो यहाँ जैसे ये लाइनें, इसको हम लोग क्या करते हैं? पाई करते हैं। तो ये जो पाई है, बिंदी हम लोग कहाँ लगाएंगे? उस पाई के ऊपर। और प्रायः क्या किया जाता है बच्चे, क्या यहाँ भी लगा दिए, कभी इन दोनों के बीच में लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या है? गलत हो जाता है। क्लियर? ट्रिक क्या रखना है? जो पाई है, जो डंडा है, उसके ऊपर ही हमें बिंदी लगाना है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्लियर हो गया? पंचाक्षर का क्लियर, अनुस्वार क्लियर हो गया। इसी तरह से हम लोग दूसरा उदाहरण लेंगे, संधि। तो पहले की किताब में संधि जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो हम लोग संधि लिखते हैं या जो किताब में लिखी हुई है वह है ऐसे, संधि। ठीक है? ये संधि ऐसे लिखा जाता है। तो ये सब है, और ये ध। अब ध हमारा किस वर्ग का है? तो ध, त, थ, द, ध, ये त वर्ग का है। ठीक है? ये त वर्ग में आएगा। तो त वर्ग में ये अंतिम वर्ण कौन सा है? ध है। तो अब हमको बिंदी जो लगाना है, इस वर्ण के पहले पंचाक्षर के रूप में हमें बिंदी लगाना है। तो संधि, हम लोग यहाँ संधि लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ध जो है ये त वर्ग का है, और हम लोगों को न, ये पंचाक्षर है न, तो इस न को हम लोग आधा लिखेंगे, आधा संधि के ऊपर हम लोग बिंदी लगाएंगे, तो ये संधि हो गया। तो ये उसी वर्ण का वही पंचाक्षर होगा, और वहीं पर उसी वर्ग का वर्ण भी, अंतिम वर्ण
जो रहता है उसके पहले वाले वर्ण पर हम लोग बिंदी लगाते हैं। जैसे ध है, ध से पहले स है, स के ऊपर हम लोग बिंदी न के रूप में लगाए। क्लियर। फिर नेक्स्ट है दम्भ। दम्भ प फ ब भ म, ये कौन सा वर्ग का है? प वर्ग का है। तो ये भ जो है म, ये पंचाक्षर है। प फ ब भ म, 1 2 3 4 5वां ये म है और हमें दम्भ लिखना है। तो ये पहले वाली किताब की है और अभी दम्भ हम लोग अनुस्वार में लिखते हैं, दम्भ। तो यहाँ क्या होता है कि म जो है वो अनुस्वार के रूप में बदल जाता है और ये भ उसी वर्ग का है। भ से पहले जो वर्ण है उसके ऊपर बिंदी लगाया जाता है। क्लियर हो गया? नो डाउट्स। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे और परीक्षा में अनुस्वार सही जगह पे लगाएंगे। अब नेक्स्ट है हम लोगों का अनुनासिक। तो अनुनासिक जो होता है स्वर के साथ होता है और इसका उच्चारण हम लोग नाक से नासिकीय ध्वनि के रूप में अनुनासिक का उच्चारण किया जाता है। क्लियर? तो इसमें स्वर भी रहता है लेकिन अनुस्वार में व्यंजन होता है। ये भी एक ट्रिक है। अब यहाँ हम लोग अनुनासिक में हम लोग क्या करते हैं? चंद्र बिंदु लगाते हैं। लेकिन चंद्र बिंदु कहाँ लगाते हैं? तो शिरोरेखा जो होता है, शिरोरेखा लाइन के ऊपर, ठीक है, पर लाइन के ऊपर ये सारे स्वर, ये छोटी बड़ी ए ओ औ, इसकी मात्रा ये ऐसे होता है, छोटी बड़ी ई ए, यहाँ 2 मात्रा हो जाता है सॉरी मात्रा केवल देना है ए ओ औ, ठीक है। ये केवल मात्रा हमें देना है, ये इसकी मात्रा होती है। तो जहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर छोटी बड़ी ए ये सारी मात्राएं लगा होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं? अनुस्वार लगाते हैं, बिंदी को लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि वहाँ चंद्र बिंदु, जबकि अनुनासिक में क्या होता है? चंद्र बिंदु लगाया जाता है, लेकिन शिरोरेखा के ऊपर जहाँ पर ये मात्राएं होती हैं वहाँ पर अनुस्वार लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि चंद्र बिंदु चंद्र बनाने का स्थान वहाँ नहीं मिलता, स्थान क्या होता है? कम हो जाता है, इसलिए वहाँ अनुस्वार ही यानी बिंदी ही लगा दिया जाता है। लेकिन अब चंद्र बिंदु कहाँ लगाया जाता है? जो शिरोरेखा के नीचे जो मात्राएं होती है, नीचे कौन सा होता है? आ की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ की जो मात्राएं होती है, इन मात्राओं, ये शिरोरेखा से क्या होती है? नीचे होती है। तो जो मात्राएं नीचे होती है उस पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे ये क्या है? चांद। तो चांद में चौ में क्या है? आ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन ये शिरोरेखा से क्या है? नीचे है,
तो जहाँ नीचे होता है वहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। शांकल, इसमें हम लोग नाक से बोलते हैं। मूंगा, गांधी, ठीक है, माँ, हंसना, ये सब में नासिकीय ध्वनि निकल रही है। तो जहाँ नासिकीय ध्वनि होता है वो अनुनासिक होता है, और अनुनासिक में चंद्र बिंदु और बिंदु दोनों ही लगता है। लेकिन क्या करना है, ध्यान देना है कि जहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर जो मात्राएं लगती हैं उन मात्राओं में बिंदु, और जो नीचे लिखा जाता है, नीचे मात्रा होती है, वहाँ पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। क्लियर? अब हमको ट्रिक में क्या रखना है, बिंदी व्यंजन से पहले लगता है और चंद्र बिंदु स्वर के ऊपर लगता है। तो ये जैसे ये स है, इसमें ये हमारा स्वर है, मात्रा है, तो ये चंद्र बिंदु कहाँ लगेगा, हमारा मात्रा के ऊपर। ठीक है, ये पाई है, यहाँ भी हम लोग चंद्र बिंदु लगाए हैं। गांधी, यहाँ भी आ की मात्रा है, वहाँ हम लोग लगाए हैं, तो मात्रा के ऊपर, स्वर की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। अब हम लोग यहाँ एक बार ये देख लेंगे कि जो बिंदी लगाते हैं ये सारी मात्राओं पे, तो कैसे, कहाँ पर, जैसे हम लोग में लिखेंगे, ये में, तो ये में पे हम लोग क्या लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ चांद बनाने का जगह नहीं है। मैं, यहाँ पर बिंदी हो जाएगा। क्लियर? गेंद, तो ये सारी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर है, ये ध्यान रख लेना है। शिरोरेखा के ऊपर यदि है तो अनुनासिक होते हुए भी वहाँ बिंदी का प्रयोग किया जाता है, और जो शिरोरेखा से नीचे मात्राएं आती है उस पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। वीडियो को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करेंगे।